बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ शहज़ादी इरम। आप सबको बताते चलूँ कि ये वेबिनार पाकिस्तान इंटरनेशनल साइकेट्रिक एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर की जानिब से करवाया जा रहा है। हमारे साथ हमारे गेस्ट स्पीकर हैं डॉक्टर अमजद अली। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम शहज़ादी इरम, मैं बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं, आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ओवर टू यू सर। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको मेरी तरफ से। और सबसे पहले मैं आपको एक अपना इंट्रो करवा दूं। मैं बेसिकली आपको नाम का तो पता है, आई एम वर्किंग एज अ फार्मासिस्ट एंड हैविंग 2 years of experience as a hospital pharmacist and a clinical pharmacist। तो आज इस डायबिटीज़ के वेबिनार के ऊपर जितनी भी हम बात करेंगे, मैं कोशिश यही करूँगा कि आपको सारी बातें समझ आ जाएं। और डायबिटीज़ क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या हैं, ये क्यों इतनी ज़्यादा फैल रही है, और लोगों को क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, और क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं करें तो हम डायबिटीज़ को जो है ना वो अवॉइड कर सकते हैं। बेसिकली अगर हम इसके कंटेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास डायबिटीज़ है कि डायबिटीज़ कहते किस चीज़ को हैं। उसके अलावा हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि अगर ये सिम्टम्स किसी पेशेंट में हो तो उसको डायबिटीज़ होती है। फिर वो उसको हम स्क्रीनिंग के लिए भेजते हैं। देन वी हैव द काजेज ऑफ डायबिटीज़ कि डायबिटीज़ क्यों होती है, कौन कौन से मेजर काजेज हैं। देन वी हैव टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, कितनी टाइप की डायबिटीज़ होती है। ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़, एक बार जब डायबिटीज़ हो जाती है तो फिर उसको हम ट्रीट कैसे करते हैं। एंड हाउ डज इंसुलिन वर्क, डायबिटीज़ में इंसुलिन का बहुत ज़्यादा काम होता है। और ये अगर मैं ये कहूँ कि ये डिज़ीज़ है वो इंसुलिन की ही डिज़ीज़ है तो ये गलत नहीं होगा। एंड देन अगर किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वेबिनार में। और साथ साथ हम चलेंगे, जो भी आपको क्वेश्चन हो आप नोट करते जाएं। एंड में मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करूँगा। Firstly, we are coming on the diabetes. Diabetes is a type of disease in which blood sugar levels either gets increased or decreased. Diabetes एक ऐसी डिजीज है जिसमें हमारा ब्लड शुगर लेवल, शुगर हर इंसान की बॉडी में होता है, वो कम भी होता है। अगर वो कम होता है तो हमें पता नहीं होता, यह डिजीज नहीं होती। अगर वो ज़्यादा हो जाए तब हमें ये प्रॉब्लम होती है कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ हो गई है। तो इसकी दो सूरतें हैं, या तो ब्लड शुगर लेवल बहुत कम होगा या बहुत ज़्यादा होगा। अगर कम होगा तो हम उसको हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, अगर ज़्यादा होगा तो हम उसको हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। हाइपो और हाइपर, ज़्यादा और कम, ठीक है। तो इसको हम जब पेशेंट को किसी भी तरह से ये उसका ब्लड शुगर बेसिकली उसका जो डाइट है उसकी वजह से इंक्रीज होता है, लेकिन जब इंक्रीज होता है तो उसको हम फर्दर स्क्रीनिंग के लिए भेजते हैं और उसके टेस्ट वगैरह कुछ होते हैं, फिर उससे हम मज़ीद कंफर्म करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी का एक दफ़ा शुगर लेवल बढ़ गया, उसको हाइपरग्लाइसीमिया हो गया तो हम कहेंगे इसको डायबिटीज़ हो गई है, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर एक टेस्टिंग मैकेनिज्म है, वो होता है। उसके बाद हम प्रॉपरली उस पेशेंट को जो है डिक्लेयर करते हैं कि आइदर यू हैव डायबिटीज़ और नॉट। मोस्ट ऑफ द टाइम it's hyperglycemia, which is the increased blood sugar level is diagnosed in most of the patients। ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हाइपरग्लाइसीमिया ही होता है और उनको डायबिटीज़ इसी वजह से होती है। The hyperglycemia is diagnosed by taking blood as a sample on glucometer, और ये एक टेस्टिंग पैरामीटर है। ग्लूकोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से हम ये फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल कितना है। और वो किस तरह से करते हैं कि पेशेंट की जो उंगली होती है, फिंगर, उससे हम प्रिक करते हैं नीडल से, या प्रिकिंग पेन भी आता है हमारे पास उससे। तो जब उसका, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पिक है, ये स्ट्रिप है जिस पे हम ये ब्लड लगाएंगे और यहाँ पे हमारी रीडिंग आएगी, ये ग्लूकोमीटर है, ठीक है। इस तरह से प्रिक करके उसका ब्लड स्ट्रिप पे लगेगा और स्ट्रिप पे जैसे ही लगेगा तो कुछ सेकंड्स में हमारे पास रीडिंग आएगी। तो उस रीडिंग का जो हमारे पास एक चार्ट है उसको हम देखते हैं कि अगर इसका ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल नहीं है
या कम है या ज़्यादा है वो रीडिंग हमें बताएगी। सिंपली हम ये टेस्ट करते हैं, इफ़ द शुगर लेवल विद एम्प्टी स्टमक इज़ 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अब उस शुगर जो स्ट्रिप हमने लगाई थी ब्लड के ऊपर और जिस ग्लूकोमीटर ने हमें जो रीडिंग दी थी उसकी रीडिंग कितनी होनी चाहिए कि हमें पता चले कि शुगर है या नहीं है। तो अगर तो एम्प्टी स्टमक मीन्स के सुबह को खाली पेट हम ये कर रहे हैं, उसका ब्लड लेके ग्लूकोमीटर के थ्रू हम चेक कर रहे हैं, तो अगर खाली पेट 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और खाने के बाद जो उसका लेवल है वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो इस चीज़ को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। मोस्टली कहते हैं कि खाली पेट 100 से कम होना चाहिए और जब आप खाने के 2 घंटे बाद चेक करें तो 140 से कम होना चाहिए, और कुछ बुक्स में जो 130 भी आता है। तो ये कंडीशन ये है कि खाली पेट 130 है और खाने के 2 घंटे बाद 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, तो ऑब्वियसली इट्स हाइपरग्लाइसीमिया। It is very important to maintain blood sugar levels in the normal range, otherwise some other diseases may occur and can damage the body. डायबिटीज़ एक वाहिद ऐसी डिजीज़ है जो ना सिर्फ आपको फिजिकली डैमेज करती है, आपको इंटरनली डैमेज करती है, बल्कि आपको एक्सटर्नली और मेंटली भी डैमेज करती है। इस वजह से हम जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं, जितने भी पेशेंट्स हैं उनको हम ये गाइड करते हैं कि जो जो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं आपको वो करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो किसी और का नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका ही होगा, आपको ही सारी चीज़ें मैनेज करनी है। उसके बाद हमने ये तो देख लिया कि हमने ब्लड शुगर टेस्ट किया, रीडिंग ज़्यादा थी या कम थी, जो भी थी। उसके बाद हम सिम्टम्स देखते हैं उस पेशेंट में सिम्टम्स क्या हैं, क्योंकि जब सिम्टम ना हो तो भी जो है ना थोड़ा टाइम लगता है डायग्नोस करने में। अगर तो ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा है और पेशेंट में सिम्टम्स भी हैं तो हम फटाफट डायग्नोस कर लेते हैं। कौन कौन सी ऐसी सिम्टम्स हैं जिसकी मदद से हम ये पता चला सकते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ है। उनमें सबसे पहले इंक्रीज थर्स्ट है, जो उसकी प्यास है वो ज़्यादा हो जाती है। इंक्रीज हंगर, उसको भूख ज़्यादा लगती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार उसको जो है ना वो वॉशरूम जाना पड़ता है। उसके अलावा ड्राई माउथ, उसका मुंह खुश्क होता है। अनप्लैन्ड वेट लॉस, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब उनका वेट ज़्यादा होता है वो वेट लॉस का एक प्लान बनाते हैं कि क्या क्या चीज़ें मुझे लेनी है जिसकी वजह से मैं जो है ना अपना वेट कम कर सकूं। लेकिन इन डायबिटीज़ में पेशेंट का कोई प्लान नहीं होता, पेशेंट ये चाहता ही नहीं है कि उसका वेट कम हो, लेकिन फिर भी वेट कम होता जाता है। उसके बाद ब्लड विजन, उसको धुंधलापन आ जाता है, उसको सही से नज़र नहीं आता डायबिटीज़ की वजह से। उसके अलावा फटीग है, थकावट बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को, थोड़ा सा काम करके वो थक जाता है। और हेडेक, सर में दर्द होता है उसको। ये कुछ मेन सिम्टम्स हैं जिस भी पेशेंट्स में हो और उसका शुगर लेवल ज़्यादा हो तो हम उसको डिक्लेयर करते हैं कि यू हैव डायबिटीज़। द मेजर काजेज ऑफ डायबिटीज़, अगर हम काज की बात करें कि डायबिटीज़ क्यों होती है, तो इसमें चंद काजेज हमारे पास सर फहरिस्त जो हैं वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। सबसे पहले तो एक्सेसिव शुगर इंटेक, ये बीमारी शुगर की वजह से होती है और अगर शुगर इंटेक ज़्यादा हो जाए तो ऑब्वियसली वो ब्लड लेवल में जाके वो इंक्रीज़ होगा और हमें रीडिंग जो है ज़्यादा मिलेगी। और रीडिंग ज़्यादा मिलेगी तो हम सिम्टम्स की तरफ जाएंगे, अगर सिम्टम्स होंगी तो डायबिटीज़ होगी। लैक ऑफ एक्सरसाइज, योर बॉडी इज़ लाइक ए मोटर बाइक। लैक ऑफ एक्सरसाइज, देखें एक्सरसाइज ना सिर्फ डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए ज़रूरी है बल्कि हर तरह के पेशेंट्स के लिए, या इवन जो पेशेंट किसी डिजीज़ के ना भी हों उनके लिए भी एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। क्यों कहते हैं कि एक्सरसाइज के लिए जो आपकी बॉडी होती है वो एक्सरसाइज के लिए ही बनी होती है। आप सारा दिन, हमारी जो रूटीन होती है वो क्या होती है कि सुबह सवेरे हम उठ के या तो यूनिवर्सिटी जाते हैं या अपने जॉब पे जाते हैं या ऑफिस जाते हैं, दफ्तर जाते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ चले जाते हैं और हम जो है ना वहाँ पे जाके नाश्ता करते हैं। नाश्ता करके एक ठंडे से कमरे में हम बैठ जाते हैं, शाम को वापस आते हैं थके हुए। तो शाम को तो एक्सरसाइज नहीं होती हमसे। और मोटर बाइक की एग्जांपल इस तरह से ले लें कि अगर आप बाइक में पेट्रोल ना डालें, यूँ समझे कि आप उसमें कोई और चीज़ डाल दें या पेट्रोल में कोई और चीज़ मिली हुई हो, तो अगर आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उसका इंजन ख़राब होगा। तो जब इंजन ख़राब हो जाएगा तो उसकी सारी बाइक की जो है ना वो इंटरनल केमिस्ट्री ख़राब हो जाएगी।
किस तरह से ख़राब होगी? क्योंकि जब बाइक का इंजन ख़राब होगा तो वो स्टार्ट नहीं होगा, आप भले उसमें कितना ही पेट्रोल डाल दें, लेकिन जब आप उस बाइक को सिर्फ पेट्रोल देंगे, उसके इंजन के ख्याल करेंगे, तो वो पूरी जो है ना बाइक आपको सपोर्ट करेगी। आपकी बॉडी भी इस तरह से है, आप जब बॉडी को एक्सरसाइज देंगे, आपका खाना सही होगा, आपकी डाइट सही होगी, तो आपकी बॉडी भी आपको सपोर्ट करेगी, आपको हर काम में आपकी हेल्प करेगी। उसके अलावा ऑटो इम्यून डिजीज़ हैं, कुछ ऐसी डिजीज़ है जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्लासीफाई करते हैं, और इस तरह की डिजीज़ जब होती हैं तो भी वो डायबिटीज़ काज करवा सकती हैं। एंड देन ये ओबेसिटी, जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ होता है उनका वेट, इंक्रीज BMI, बॉडी मास इंडेक्स, तो जब ये किसी पेशेंट का इंक्रीज होता है तो भी हम उसको कह सकते हैं कि आपको डायबिटीज़ होने वाली है। आप अपना डाइट प्लान और आप जो है ना वो एक्सरसाइज और बाकी जितनी भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, हम उसको जो है ना वो गाइड करते हैं, आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। एंड देन वी हैव स्ट्रेस, मिनिमम 50%। देखें, स्ट्रेस तो हर किसी की लाइफ में होता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हर किसी की लाइफ में जिनकी वजह से इंसान परेशान होता है, लेकिन स्ट्रेस इतना ज़्यादा ना हो कि आप सारे काम छोड़ के बस स्ट्रेस में ही चल के जाके बैठ जाएं। मिनिमम स्ट्रेस 50% होना चाहिए। इससे मतलब क्या है कि अगर आपके इर्द गिर्द बाकी चीज़ें हो रही हैं तो वो अफेक्ट ना हो। स्ट्रेस की वजह से इंसान ऐसे हो जाता है कि उसको किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं होती, बस वो उसी चीज़ में गुम होता है जिसकी वजह से उसको स्ट्रेस होता है। और इस तरह का स्ट्रेस जो है वो 50% से ज़्यादा होता है, इवन कभी कभी तो वो 90% तक भी पहुंच जाता है। तो जब वहां तक पहुंच जाए तो इंसान को किसी तरह का होश नहीं होता, वो कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकता। 50% वाले फिर भी करते हैं, अगर उनको कोई ऐसा काम आ जाए जो उनको लाजमी करना है तो वो स्ट्रेस को साइड पे रख के वो काम ज़रूर करते हैं। एंड देन वी हैव फैमिली हिस्ट्री, जिसकी फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, उसको भी डायबिटीज़ हो सकती है, ये भी एक बड़ा काज है। एंड देन इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कौन से होते हैं कि आपकी डाइट सही नहीं है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है एंड आप स्ट्रेस में रहते हैं, तो ये सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं और जो काजेज हैं वो डायबिटीज़ के हैं। देन वी आर कमिंग ऑन द टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, कि डायबिटीज़ की कितनी टाइप्स हैं और किन किन टाइप्स में हमने डायबिटीज़ को डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले हमारे पास टाइप 1 है, एंड देन वी हैव टाइप 2। लेस कॉमन टाइप इज गेस्टेशनल डायबिटीज़। इसको भी हम टाइप्स में ही कंसिडर करते हैं, लेकिन ये बहुत कॉमन नहीं है। ये कब होती है ये भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ है इज़ नॉट एज कॉमन एज टाइप 2। टाइप 1 ज़्यादा कॉमन नहीं है, ज़्यादा कॉमन जो देखी जाती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ है। लेकिन हम देखें कि टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है। व्हाट हैपेंस इन टाइप 1 इन इज इन योर ब्लड यू हैव बीटा सेल्स। आपकी बॉडी में बीटा सेल्स होते हैं जो कि पेनक्रियास में होते हैं। ठीक है, हर किसी के अंदर ये ऑर्गन होता है पेनक्रियास, एंड दीज आर द सेल्स फ्रॉम वेयर इंसुलिन इज प्रोड्यूस नेचुरली। इंसुलिन हमारी बॉडी में नेचुरली बनता है। जब नेचुरली इंसुलिन ख़त्म हो जाता है तब हम एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन लेते हैं और पेशेंट को जो है ना वो इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं ताकि उसकी ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रह सके। तो जो नेचुरल इंसुलिन है वो हमारे पेनक्रियास में बनती है, और जो सेल्स हैं उसको बनाने वाले वो बीटा सेल्स हैं। ठीक है, व्हेन अ पर्सन इज डायग्नोस्ड विद टाइप 1 डायबिटीज, द इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली डिस्ट्रॉय द बीटा सेल्स फ्रॉम वेयर द इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड। टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो मिस्टेकनली किसी भी वजह से या किसी भी रीजन की वजह से वो आपके टाइप जो बीटा सेल्स होते हैं पेनक्रियास में उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देता है। जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो उन सेल्स का नंबर कम होता है, और जब नंबर कम होता है तो इस इंसुलिन या तो बहुत कम बनती है या बनती ही नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली इम्यून सिस्टम ऐसा करता है किसी भी रीज़न की वजह से। इसका कोई वैलिड रीज़न या जो है ना वो एक परफेक्ट जिसकी बात हम करें कि इस वजह से होता है, इस काज की वजह से होता है, वो अभी तक मालूम नहीं हो सका। योर बॉडी थिंक्स दैट बीटा सेल्स आर दी फॉरेन इन्वेडर्स। बॉडी को ऐसा लगता है कि जो आपके बीटा सेल्स हैं वो आपके अपने बॉडी के नहीं है, वो बाहर से कोई इन्वेडर्स हैं, बाहर से कोई आई चीज़ है। तो इसीलिए जब भी बाहर से कोई चीज़ आती है तो बॉडी अलर्ट हो जाती है और अलर्ट होके उस पर अटैक करती है। और जब बॉडी खुद के ऑर्गेन्स को या खुद के सेल्स को ऐसे लेती है तो फिर वो उनको भी
अटैक करना स्टार्ट कर देती है। दिस प्रोसेस कैन बी ऑफ डेज, मंथ्स एंड ईयर्स, और ये प्रोसेस दिनों का भी हो सकता है, इसमें कुछ महीने भी लग सकते हैं और ये कुछ साल भी चल सकता है। पता हमें तब चलता है जब व्हेन इनफ बीटा सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, जब काफ़ी सारे बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो चुके होते हैं और फिर हम जाते हैं किसी लैब रिपोर्ट करवाने या किसी डॉक्टर को चेकअप करवाने, तब हमें पता चलता है कि वी आर हैविंग टाइप 1 डायबिटीज। द पेनक्रियास स्टॉप टू मेक इंसुलिन और makes very low amount of insulin, hence the patient becomes insulin dependent. जब बीटा सेल्स ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो पेशेंट के पास इंसुलिन नहीं होती, पेशेंट की नेचुरल इंसुलिन बनती नहीं है, और जब हम उसको एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन देते हैं तो फिर वो इंसुलिन उसको देनी ही पड़ती है। हम उसको बता देते हैं कि आपको ये इंसुलिन अब लेनी पड़ेगी। बसा औकात तो ये होता है कि उसको सारी ज़िंदगी लेनी पड़ती है, लेकिन जब अगर उसकी एज कम हो और उसको टाइप 1 डायबिटीज़ हो तो चांसेस हैं कि वो रिकवर कर जाए, लेकिन इट्स नॉट गारंटीड। ठीक है, तो वो इंसुलिन डिपेंडेंट हो जाता है जिसको भी टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। तो इंसुलिन डिपेंडेंट, हम इसी टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम एक्सटर्नल सोर्स से इंसुलिन इंजेक्ट करते हैं, पेशेंट को इंसुलिन प्रोवाइड करते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के काज क्या हैं? वी डोंट हैव टू मच काज ऑफ टाइप 1 डायबिटीज़, इसके बहुत सारे काजेज नहीं हैं। as is this disease occurs because of body's beta cells are destroyed, क्योंकि ये बॉडी खुद काम करती है, खुद किसी वजह से, किसी रीज़न की वजह से अपने जो है ना वो बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है। Because of the destruction of beta cells, type 1 diabetes patients can neither maintain basal secretion of insulin nor response to the variation in circulating glucose. जो टाइप 1 डायबिटीज़ में होता है वो बीटा सेल जब डिस्ट्रॉय होते हैं तो बॉडी को जो है ना वो इंसुलिन नहीं मिलती, या जितनी इंसुलिन बनती है वो इंसुलिन सही से रिस्पॉन्ड उसको बॉडी सही से नहीं करती, तो फिर वो इंसुलिन जितनी भी होती है हमारे पास, थोड़ी या ज़्यादा जो भी है, वो ब्लड में सर्कुलेट करना स्टार्ट कर देती है। जब वो ब्लड में सर्कुलेट करती है तो ब्लड तो हर जगह जाता है, तो वो कहीं पे भी जा सकती है। इवन वो सेल्स में, सेल के अंदर नहीं जाएगी जहाँ पे उसको रिक्वायर्ड है, क्योंकि उसको इंसुलिन को, ग्लूकोज को इंसुलिन चाहिए सेल्स के अंदर एंटर करवाने के लिए। तो जब वो ब्लड में सर्कुलेट करेगी तो आपकी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगी, और जब हम रीडिंग लेंगे ग्लूकोमीटर के थ्रू तब भी आपकी रीडिंग ज़्यादा आएगी। टाइप 1 डायबिटीज़ इज यूजुअली डायग्नोस्ड इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स। ये ज़्यादा जो है ना वो एजड लोगों में नहीं होती। एजड लोग मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। जो बच्चे और यंग एडल्ट्स होते हैं उनमें टाइप 1 डायबिटीज़ होती है। एंड ओनली 5% ऑफ पीपल हैव दिस डिजीज़। और दुनिया में सिर्फ 5% ऐसे लोग हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ होती है, बाकी 95% डायबिटीज़ जो है वो टाइप 2 होती है। Type 1 diabetes is not a disease to worry about. It's tolerable. It's treatable actually. Type 1 diabetes अगर किसी को हो जाए तो इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसको हम ट्रीट कर सकते हैं। But treatment depends upon the patient condition and severity of the disease. लेकिन ट्रीटमेंट हम यहाँ पे मेंशन इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पेशेंट की कंडीशन हम देखते हैं और उसके अलावा हम डिजीज़ की सीवियरिटी देखते हैं। अगर तो पेशेंट अर्ली स्टेज में आया है, कोई भी डिजीज़ हो, अर्ली स्टेज में जब उसको पकड़ा जाता है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। अगर तो वो डिजीज़ सीवियर हो चुकी है तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उसको मेंटेन करें। Now we are coming on type 2 diabetes, which is also called as diabetes mellitus. Type 2 diabetes is most common form to be diagnosed in people. Almost 90% of cases in diagnosed with type 2 diabetes. जैसे पीछे मैंने कहा कि 90% लोग ऐसे हैं जिनको टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, या 90% का मतलब 90% ही नहीं है, 95% भी हो सकता है, लेकिन लिखा इसलिए क्योंकि आपको ये समझने में इजी लगे। वरना आपके जहन में ये सवाल आ सकता है जब वो 5% टाइप 1 डायबिटीज़ होती है तो यहाँ पे 95% होना चाहिए। ठीक है, दिस आल्सो कॉल्ड एज नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ इंसुलिन डिपेंडेंट थी और जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है। किस तरह से ये नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है? इसमें क्या इंसुलिन की ज़रूरत नहीं होती? इसमें क्या होता है
वो हम अभी इसको पढ़ते हैं. व्हाट हैपेंस इन टाइप 2 डायबिटीज? Actually, body produce insulin means the beta cells are doing normal functions, but body cannot use that insulin properly. यहाँ पे क्या होता है टाइप 2 में कि बीटा सेल्स अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करते हैं, पेनक्रियास अपना नॉर्मल फंक्शन करता है, लेकिन जो बॉडी की उस इंसुलिन को यूटिलाइज करने की जो है ना वो पावर होती है वो कम हो जाती है. वो बॉडी उसको सही से यूटिलाइज नहीं कर पाती. इंसुलिन रेजिस्टेंस अकर्स. जब रेजिस्टेंस होती है तो वो काम नहीं करती. आप ड्रग्स की भी मिसाल ले लें, कोई भी अगर ऐसी ड्रग हो जब वो रेजिस्ट हो जाए तो वो उस पेशेंट पे असर नहीं करेगी. ठीक है, तो यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है. एवरी सेल नीड्स ग्लूकोज बट ग्लूकोज डजंट मूव इनटू द सेल्स. हर सेल, हमारी बॉडी के हर सेल को ग्लूकोज चाहिए अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए, लेकिन वो ग्लूकोज सेल्स में जाता ही नहीं है इन केस ऑफ टाइप 2 डायबिटीज, बिकॉज देयर इज नो इंसुलिन विच पुश ग्लूकोज इनटू द सेल्स. वहाँ पे इंसुलिन नहीं होती जो उस ग्लूकोज को सेल्स के अंदर एंटर करवाए. क्यों नहीं होती? क्या होता है उसमें? इंसुलिन कैसे सेल्स में ग्लूकोज को एंटर करवाती है? दे जस्ट पाइल अप इन द ब्लड स्ट्रीम एंड इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल्स. जब वो सेल्स में ग्लूकोज नहीं जाएगा तो वो उसको ब्लड शुगर में सर्कुलेट करेगा ग्लूकोज, और ब्लड शुगर में जब सर्कुलेट करेगा तो बात वही आती है कि वो जो है ना ब्लड में सर्कुलेट करने की वजह से जो रीडिंग होती है वो ज़्यादा होती है और पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज़ की जो है ना डायग्नोस हो जाती है. टाइप 2 डायबिटीज़ के काजेज़ क्या हैं? उनके जो मेजर काजेज़ हैं वो 3-4 काजेज़ हैं. नंबर 1, जेनेटिक फैक्टर्स. अगर तो किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो उसको डायबिटीज़ होती है जेनेटिकली. जेनेटिकली इनहेरिटेड डिजीज़ आपने सुनी होगी. एजिंग, अगर पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा है तो भी उसको चांसेस हैं कि उसको डायबिटीज़ हो जाए. ओबेसिटी, ये टाइप 1 डायबिटीज़ का भी काज है और टाइप 2 का भी है. दोनों डिजीज़ जो हैं वो ओबेसिटी की वजह से हो सकती हैं. एंड इंसुलिन रेजिस्टेंस, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए तो भी टाइप 2 डायबिटीज़ होती है. In type 2 diabetes, patients needs to take medications and he or she have to take that medication every day at the same time. टाइप 2 डायबिटीज़ में पेशेंट्स को मेडिसिन की ज़रूरत होती है, लेकिन टाइप 1 में इतनी ज़्यादा मेडिसिन नहीं होती क्योंकि उसमें सिर्फ इंसुलिन चाहिए होती है और इंसुलिन हम एक्सटर्नल सोर्स से इंजेक्टेबल फॉर्म में पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं. लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में पेशेंट्स को हम मेडिकेशंस भी देते हैं. हमारे पास काफ़ी सारी क्लासेस हैं एंटी डायबिटिक ड्रग्स की, वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि बॉडी जो है ना ड्रग्स की हेल्प से इंसुलिन वो जो है ना ग्लूकोज को सेल्स में एंटर करवा सके. देयर शुड बी नो एक्सक्यूज वाइल टेकिंग ए मेडिसिन. इस टाइप 2 डायबिटीज़ में कोई भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए मेडिसिन लेने में. कुछ लोग ऐसे करते हैं कि हम अभी मेडिसिन नहीं लेते, बाद में ले लेंगे. तो बाद में लेना तो आपको ही नुकसानदेह होगा, लेकिन अगर आप टाइम पे लेंगे तो आपकी शुगर लेवल जो है वो मेंटेन रहेगी. इफ़ द मेडिसिन इज नॉट टेकन योर ब्लड शुगर लेवल कैन गेट इंक्रीज्ड. अगर आप मेडिसिन नहीं लेंगे आपकी शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगी, और जब शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगी तो बाकी सारी प्रॉब्लम जो उसकी वजह से होती हैं वो भी आपको फेस करनी पड़ेंगी. अब हम आते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ कि जब डायबिटीज़ हो जाए तो उसको ट्रीट कैसे करते हैं. ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर डायबिटीज़ कंप्राइज ऑन मेडिकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड डाइट. ये 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा अहम है किसी भी डायबिटीज़ के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए. सबसे पहले तो उसको मेडिकेशंस देंगे. इफ़ यू टॉक अबाउट द मेडिकेशंस, वी हैव 5 कॉमन टाइप्स ऑफ ड्रग्स विच आर यूज्ड इन पेशेंट्स विद डायबिटीज़. 5 तरह के ऐसे क्लासेस हैं जो हम डायबिटीज़ के पेशेंट्स को देते हैं जब उनको हम डायग्नोस करते हैं कि यू हैव डायबिटीज़. उन 5 ड्रग्स की क्लासेस में हमारे पास सल्फोनाइल यूरिया है, एक क्लास का नाम है ये, और इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो ग्लाइमिपिराइड है, ग्लाइपिजाइड है एंड ग्लाइबिराइड है. ये 3 एग्जांपल्स लिखी है मैंने, इसमें और भी बहुत सारी ड्रग्स आ जाती हैं. और दूसरा क्लास हमारे पास बाइगोनाइड्स है, मेटफॉर्मिन, ग्लूकोफेज के नाम से इसका ब्रांड आता है, और ये मोस्ट कॉमनली ये प्रेस्क्राइब किया जाता है पेशेंट्स को. एंड देन वी हैव थायाजोलिडीन डायोन्स, इसमें हम पायोगिल्टियाजोन देते हैं, ये इसकी एग्जांपल है. और उसके अलावा हमारे पास अल्फा ग्लूकोसाइडेज इनहिबिटर्स हैं जिसमें ए कार्बोस आ जाता है. ड्रग्स is used according to the need of the patient condition.
हम ये खुद से नहीं करते कि कोई भी पेशेंट है हम उसको ग्लाइमिपिराइड दे दें या ग्लाइपिजाइड दे दें, मीन्स के सल्फोनाइल यूरिया की कोई ड्रग दे दें, थायोजोलिडीन डायोन्स की दे दें या अल्फा ग्लूकोसाइड इनहिबिटर्स की दे दें, या हम उसको बाइगोनाइड्स देते हैं। हम पेशेंट्स की नीड देखते हैं, हम पेशेंट की कंडीशन देखते हैं कि इसको कौन सी ड्रग्स की ज़रूरत है, इसको कौन सा ड्रग हमें देना चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज कंडीशन, वो हम डिसाइड करके फिर हम उसको वो ड्रग देते हैं। लेकिन अब तक के जितने भी केसेस हुए हैं उनमें हमने जब देखा है तो उनको बहुत सारे पेशेंट्स को जो है वो ज़रूरत सिर्फ मेटफॉर्मिन की थी, और मेटफॉर्मिन हम एक ही मेडिसिन देते हैं, एक ही ड्रग देते हैं उस पेशेंट को जिसको डायबिटीज़ टाइप 2 होती है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस में क्या होता है, द मेजर थिंग्स इंक्लूड एक्सरसाइज डेली एट मॉर्निंग टाइम फॉर ऑलमोस्ट 60 मिनट्स। डेली एक्सरसाइज करनी होती है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन ये है कि आपके जितने भी कंफर्ट जोन है आप उनको छोड़ें, आप जो है ना सुबह के टाइम एक्सरसाइज पे चले जाएं, और एक्सरसाइज कम से कम आपकी 1 घंटा होनी चाहिए। इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन ने एशियन पीपल के लिए एक रिसर्च की है, उसके मुताबिक उन्होंने बताया कि एशियन पीपल्स में डायबिटीज़ के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कॉन्टिनेंट्स। तो उनको कम से कम जो एक्सरसाइज करनी चाहिए वो 60 मिनट्स की करनी चाहिए। हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि 30 मिनट्स की वॉक कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो उससे नहीं होगा। अगर आप 60 मिनट्स की करेंगी तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। स्टॉप टेकिंग स्ट्रेस, स्मोकिंग एंड ऑल अदर ट्रिगरिंग फैक्टर्स। स्ट्रेस लेना बंद कर दें। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो आप स्मोकिंग को स्टॉप कर दें, स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये भी एक रिस्क फैक्टर है। एंड ऑल अदर ट्रिगरिंग फैक्टर्स, जितने भी बाकी ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं वो आपको अवॉइड करने चाहिए टू अवॉइड टाइप 2 डायबिटीज़। Then we have the check your blood sugar levels at least thrice a week. आपको हफ्ते में कम से कम 3 टाइम अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करवाना चाहिए। अगर तो आपकी एज 45-50 प्लस है तो आपको तो ये लाजमी करना चाहिए, लेकिन हमारी यंग एज में इस तरह का नहीं होता, वो ज़्यादा चेक नहीं करवाते। तो अगर घर में कोई ऐसा बंदा है जो कि चेक कर सकता है तो आप उसको ज़रूर चेक करवाएं, और नहीं तो आप अपनी ब्लड प्रेशर और शुगर इन दोनों को लाजमी मॉनिटर किया करें। और जिसमें रिस्क ज़्यादा हो, फैमिली हिस्ट्री भी हो, मीन्स के फैमिली के कुछ लोगों को डायबिटीज़ हो और आपकी एज भी ज़्यादा हो, तो आपको ये 3 टाइम हफ्ते में अपनी जो है ना वो ब्लड शुगर लेवल चेक करवानी चाहिए। रिड्यूस योर वेट, अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है तो वेट लॉस करें, वेट को रिड्यूस करें। डोंट मिस द डोज ऑफ एनी मेडिसिन। इफ़ द डोज इज मिस्ड, डोंट टेक 2 डोजेज एट द सेम टाइम। कोई भी डिजीज़ हो, यहाँ पे सिर्फ डायबिटीज़ की बात नहीं है, कोई भी डिजीज़ में अगर आपसे डोज मिस हो जाती है, आपको याद नहीं रहता, सुबह के टाइम आपकी डोज थी, आपको कहीं जाना था, आप भूल गए अपनी डोज लेना। कभी भी ऐसा नहीं होता कि शाम को आप आएँ और कहें कि मैं एक डोज सुबह की लेता हूँ, एक शाम की लेता हूँ और दोनों इकट्ठे ले लेता हूँ। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि इस तरह से आपको एडीआरएस का सामना करना पड़ेगा। आपको जो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होंगे वो हो सकते हैं। अगर आपकी डोज मिस हो गई है कोई बात नहीं, छोड़ दें उसको, आप शाम का डोज लें और जितना आपको आप डेली लेते थे उतना ही लें, उसको बढ़ाना या कम करने की ज़रूरत नहीं है। मिस हो गया खैर है, उसको भूल जाएं, बस आप अपना जो जिस शाम का डोज ले रहे हैं वो पूरा डोज लें। रिड्यूस योर वर्कलोड, अपना जितना भी आपका वर्कलोड है वो ज़्यादा स्ट्रेस काज करवाते हैं, अगर वर्कलोड ज़्यादा हो तो उसको कम करने की कोशिश करें। फॉलो ऑल दी अबव मेंशन थिंग्स, और इन सब चीज़ों को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपकी जो है ना डायबिटीज़ आपकी कम भी हो सकती है अगर है तो, और अगर नहीं है तो चांसेस और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएंगे अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे। डाइट, किस तरह से हम डाइट का ख्याल करते हैं। इफ़ यू आर अ डायबिटिक, द थिंग्स विच यू नीड टू अवॉइड इंक्लूड्स ऑल स्वीट थिंग्स। जितनी भी मीठी चीज़ें हैं, जितनी भी शुगरी चीज़ें हैं, आपको वो अवॉइड करनी चाहिए, आपको वो नहीं लेनी चाहिए। अवॉइड टी और टेक योर टी विदाउट शुगर। आपको चाय नहीं पीनी चाहिए, अगर आप चाय पीते हैं तो आप शुगर के बगैर चाय पिए, मीन्स के फीकी चाय पिए, उसमें शुगर ना डालें। अवॉइड अवॉइड ऑल सिट्रस फ्रूट्स इंक्लूडिंग ऑरेंज, grapes, mangoes, apple and all other fruits which are citrus। जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं आप उनको अवॉइड करें, क्योंकि वो भी आपकी डाइट में जो है ना मॉडिफिकेशन आपकी उनमें ज़रूरी होती है, आपको ये नहीं खानी चाहिए। टेक वेजिटेबल्स एट मैक्सिमम, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप वेजिटेबल्स लें क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं
और कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इंसुलिन कैसे काम करती है, वो सेल्स को इंटर कैसे करवाती है, सेल्स में ग्लूकोज को इंटर कैसे करवाती है। सबसे पहले ये एक सेल है, ये जो आप येलो कलर का देख रहे हैं, इस सेल के ऊपर इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, एक साइड इंसुलिन के रिसेप्टर्स हैं और दूसरी साइड ग्लूकोज चैनल्स हैं जहाँ से ग्लूकोज को इंटर होना है। तो जब इंसुलिन होगी तो वो इंसुलिन उन ग्लूकोज को लेकर उसके जो आयन चैनल्स हैं वो उसको ओपन करेगी वहाँ पे जाकर, और जब वो आयन चैनल्स ओपन हो जाएंगे तब वो ग्लूकोज सेल के अंदर एंटर होगा। दूसरी पिक में आप देखें कि इंसुलिन इज द की दैट अनब्लॉक्स द ग्लूकोज चैनल्स। इंसुलिन ही वो की होती है, वो चाबी होती है जो ग्लूकोज के चैनल्स को अनलॉक करती है, और ग्लूकोज चैनल्स ओपन ग्लूकोज टू एंटर इन द सेल, और जब ये चैनल ओपन होते हैं तब ग्लूकोज सेल्स के अंदर जाता है और सेल अपना नॉर्मल फंक्शन करता है। तो बेसिकली ये तरीका है जिसकी वजह से इंसुलिन हमें चाहिए होती है। अगर इंसुलिन नहीं होगी तो ग्लूकोज जो है वो सेल्स में नहीं जाएगा, अगर सेल्स में नहीं जाएगा तो वो ब्लड में सर्कुलेट करेगा, और ब्लड में सर्कुलेट करेगा तो आपकी ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होगी। अब आते हैं कि व्हाट टू डू इफ़ यू आर डायबिटिक। अगर तो आपको डायबिटीज़ है तो आपको क्या करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनको डायबिटीज़ होती है और उनको पता नहीं होता कि हमें क्या करना चाहिए। If you are diabetes or if you are a diabetic, you have to bring some lifestyle and dietary modifications in your daily routine, which includes, अगर तो आपको डायबिटीज है तो आपको ये चीजें करनी चाहिए। प्रॉपर डेली बेस्ड एक्सरसाइज फॉर मिनिमम 1 आवर, बात वही पीछे वाली स्लाइड की आ जाती है। टेकिंग मेडिकेशन एट फिक्स्ड टाइम डेली, नेवर स्किप द डोज, सेम चीज ये भी है। डोंट टेक टू मच शुगरी थिंग्स, रिफाइंड शुगर स्पेशली टी और कॉफी। आपका जो वेट है वो सबसे ज़्यादा रिफाइंड शुगर इंक्रीज करती है। रिफाइंड शुगर कौन सी होती है, वही शुगर होती है जो आपके घर में पड़ी है। ठीक है, जो आप चीनी में डालते हैं, जो आप बाकी जितनी भी स्वीट चीज़ें बनाते हैं आप उनमें डालते हैं, वो रिफाइंड शुगर है और वो आपका सबसे ज़्यादा वेट इंक्रीज करवाती है। डिक्रीज एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक, कार्बोहाइड्रेट्स इनटेक आप अपना कम करें। जितनी भी मीठी चीज़ें उनमें कार्बोहाइड्रेट्स ऑब्वियसली होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ हमारी डाइट में ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हमने नहीं लेना, और उनमें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा होते हैं उनको हमें स्किप करना होता है। टेक प्रोटीन्स एट मैक्सिमम, प्रोटीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा लें, कार्बोहाइड्रेट को अवॉइड करते हैं। तो प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा हमें एग्स में मिलती है, फिश में मिलती है, चिकन में मिलती है। ठीक है, और मॉनिटर योर ब्लड शुगर लेवल्स, आपको ब्लड शुगर लेवल अपना मॉनिटर करवाना है, करवाते रहना है। जैसे पीछे स्लाइड में कहा कि कम से कम 3 दफ़ा हफ्ते में। डोंट टेक स्ट्रेस, स्टॉप स्मोकिंग इफ़ यू आर स्मोकर। तो ये सारी चीज़ें अगर तो आप डायबिटीज़ जो है ना वो आपको हो गई है या आपकी फैमिली में है तो आपको डायबिटीज़ के लिए ये चीज़ें करनी चाहिए। एंड देन वी हैव द एंडिंग नोट, डायबिटीज़ इज मोर डेंजरस देन द एनिमीज यू हैव आउटसाइड। क्यों? क्योंकि डायबिटीज़ आपके इनसाइड होती है, और जो इनसाइड वाला एनिमी होता है वो ज़्यादा डेंजरस होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड एनिमी। थैंक यू सो मच जी, मेरी तरफ से यही है। बाकी आपके जितने भी क्वेश्चन हैं, आप जो भी पूछना चाहें, यू आर मोर देन वेलकम। सर, थैंक यू सो मच, इट वाज एन अमेजिंग वेबिनार। और मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप में से कोई भी क्वेश्चन करना चाहता है तो खुद को 1 by 1 अनम्यूट कर सकते हैं और क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो? अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा ये सवाल है कि ये फैमिली में जैसे किसी को होता है फिर आगे फैमिली में किसी और को हो जाता है, तो ये क्यों होता है? देखिए जी, जेनेटिक फैक्टर होता है। कुछ लोगों के जीन्स में ये होता है कि उनको ये डिजीजेज होंगी। आजकल एक रिसर्च चल रही है बायोटेक्नोलॉजी के ऊपर, ठीक है, और जेनेटिक मेकअप के ऊपर, या यूँ समझें कि आप जो जेनेटिकली जो डिजीज होती है या जीन्स की जो स्टडी होती है उनके ऊपर रिसर्च चल रही है, और वो हमें ये बताते हैं कि अब हम इस लेवल पे पहुंच गए हैं कि हम ये बता सकते हैं पेशेंट के जीन्स की स्टडी करके कि इसको फ्यूचर में क्या क्या डिजीज होंगी। ठीक है, तो जीन्स में जब ये एक जीन ऐसा होता है जो कि पेशेंट के अंदर होता है,
तो उसको डिजीज होती है। और जीन्स जो है वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होते रहते हैं। तो इसी वजह से डायबिटीज़ फैमिली में चलती रहती है। और जब शादियां फैमिली में होती हैं तो और ज़्यादा डिजीज ये जो है ना डायबिटीज़ फैलती है। मीन्स के अगर आप अपने कजन्स में या अपने मामू चाचू फूफी या इस तरह के रिश्तों में आप किसी की भी शादी होती है तो इस तरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि फैमिली हिस्ट्री ज़्यादा हो जाती है और हर किसी को तकरीबन डायबिटीज़ होती है। आर यू क्लियर? चले ठीक है, जज़ाक। ओके। तो जो काशिफ साहब हैं वो भी क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे और उनका शायद जो है वो लीव हो गया है। तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनकी चैट जो है आपको बता देती हूँ क्वेश्चन। जी जी आप बता दें। जी सर, उनका ये क्वेश्चन था कि जब वो पूछना चाह रहे हैं कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के ज़रिए या हर्बल ट्रीटमेंट के ज़रिए क्या हम लोग जो है वो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए जी, इंसुलिन का होम्योपैथी में हमारे पास कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंसुलिन जो कि नेचुरली बनती है जब वो उसकी डिजीज़ हो जाती है। होम्योपैथिकली हमारे पास ऐसी कोई ड्रग नहीं है जो इंसुलिन हमें प्रोवाइड कर सके। इंसुलिन का यूँ समझे कि रिप्लेसमेंट हमारे पास कोई भी नहीं है। होम्योपैथिकली जो ट्रीटमेंट होता है वो एक तो स्लो होता है। अगर पेशेंट की जो है ना वो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसको जब हम उस इमरजेंसी कंडीशन में होम्योपैथी की तरफ या होम्योपैथी की कोई मेडिसिन देंगे तो वो असर नहीं करेगी। मोस्टली होम्योपैथी की ड्रग्स के लिए ये मशहूर है कि वो इमरजेंसी में यूज़ नहीं की जा सकती क्योंकि उनका एक्शन देर से शो होता है। वो स्लो एक्टिंग उनके जो भी हर्ब्स होते हैं वो काम करते हैं। किस तरह से काम करते हैं ये वही जानते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो भी हैं। तो बात ये है कि इमरजेंसी कंडीशन में हम होम्योपैथी की ड्रग नहीं दे सकते। और दूसरा हमारे पास इंसुलिन का रिप्लेसमेंट नहीं है। ठीक है, इंसुलिन की रिप्लेसमेंट हमारे पास सिर्फ इस तरह से है कि वो एलोपैथिक ड्रग्स हम देते हैं जो कि इंसुलिन को जो है ना वो जाके उसके रिसेप्टर्स को और उनको एक्टिवेट करते हैं जिसकी वजह से ग्लूकोज जो है वो सेल्स में एंटर होता है। लेकिन एक रिसर्च ये भी है कि कहते हैं कि कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो होम्योपैथिक हम देते हैं लेकिन उसके साथ साथ कुछ ड्रग्स हमें एलोपैथिक भी देनी होती हैं। मीन्स के दोनों ड्रग्स कॉम्बिनेशन हम देते हैं। तो जो स्लो एक्टिंग ड्रग्स होती हैं बेसिकली जो इमरजेंसी कंडीशन होती है उसमें एलोपैथिक ड्रग्स काम करती हैं। और जो स्लो एक्टिंग ड्रग्स होती हैं और जो स्लो स्लो हमें कोई एक्शन चाहिए वो होम्योपैथिक ड्रग्स करती हैं। लेकिन ये एक तरह का चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट नहीं होगा कि आप डायबिटीज़ जैसी डिजीज़ को जो है ना वो होम्योपैथिकली ट्रीट करें। आपको अल्टरनेटिवली एलोपैथी की तरफ जाना ही पड़ेगा। अगर आप डायबिटीज़ की जो ट्रीटमेंट है वो एलोपैथी को छोड़कर आप होम्योपैथी की तरफ जाते भी हैं तो वो आपको आप उसका रिस्पॉन्स दे के आप खुद जो है ना वो फिर दोबारा एलोपैथी की तरफ आएंगे। ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। अगला क्वेश्चन ये है सर कि जो आपने टाइप 3 बताई है डायबिटीज़ की उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। हाँ, टाइप 3 होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़। ठीक है, ये शायद मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में लिखना भूल गया हूँ। गेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रेगनेंसी में होती है। ठीक है, और ज़्यादातर इसका जो है ना वो फीमेल्स में होता है। और जब प्रेगनेंसी होती है तो उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होती है क्योंकि जो फीटस होता है उसको ज़्यादा जो है ना उसकी भी ज़रूरत होती है, उसको भी कुछ न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं माँ की बॉडी से। तो ब्लड शुगर लेवल इसकी वजह से इंक्रीज होती है लेकिन इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हम। जैसे ही बेबी बॉर्न हो जाता है तो वो फिर शुगर लेवल नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड डायबिटीज़ भी हम इसको कहते हैं जिसमें कोई भी खतरे की बात नहीं होती, किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये खुद ही जब बेबी बॉर्न होगा तो ये सेट हो जाएगा। ठीक है। जी सर, अगला क्वेश्चन ये है सर कि जो वो कौन सी टाइप है डायबिटीज़ की जिसमें डॉक्टर्स हमें स्वीट खाने के लिए कहते हैं? स्वीट खाने के लिए कहते हैं। वो हाइपोग्लाइसीमिया होता है। जब आपकी शुगर लेवल बहुत ज़्यादा होती है तब आपको डॉक्टर कहते हैं कि आप स्वीट चीज़ें खाया करें ताकि आपकी ब्लड शुगर लेवल थोड़ी इंक्रीज हो और नॉर्मल हो। हमारी बॉडी देखें एतदाल पे चलती है, इसमें हर चीज़ मेंटेन्ड होती है तभी ये सही से काम करती है। तो अगर आपकी ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा कम है
तो आप हाइपोग्लाइसीमिया में हैं, और हाइपोग्लाइसीमिया भी ठीक नहीं होता। तो उसको हम डॉक्टर्स जो है वो ये रिकमेंड करते हैं कि आप स्वीट चीज़ें खाया करें, आप मीठी चीज़ें खाया करें, ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल थोड़ा इंक्रीज हो और वो नॉर्मल तक पहुंच जाए। तो यानी सर ये टाइप 1 डायबिटीज की बात हो रही है, राइट? टाइप 1 डायबिटीज होगी तो आपको स्वीट खाने के लिए कहा जाता है, ऐसा ही है? नहीं, ये ऐसा नहीं है, टाइप 1 भी हो सकती है, टाइप 2 भी हो सकती है। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपरग्लाइसीमिया दोनों में हो सकता है। शुगर लेवल कम हो सकती है या ज़्यादा हो सकती है, तो आप उसको मीठी चीज़ें लेके मेंटेन कर सकते हैं। ओके सर जी, हमारे पार्टिसिपेंट्स में से किसी का कोई क्वेश्चन है सर से तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। खुद को अनम्यूट कीजिए और अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सर। जी जी, सर वालेकुम मैं ये अस्सलाम। बता रही हूँ कि डायबिटीज में जब हम मैंने मतलब 2-3 पेशेंट्स ऐसे देखे हैं जो उनके ना डायबिटीज की वजह से पाँव में जख्म बन जाते हैं। वो क्या लेवल होता है, मतलब वो ऐसा क्यों होता है उनको? एक तो वो स्टार्ट में तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके पाँव में जख्म बनना शुरू हो जाते हैं। उसको गैंग्रीन कहते देख हैं, आई थिंक। देखें जी, ये डायबिटिक फुट अल्सर बेसिकली एक डिजीज है जिसको हम कहते हैं, और पेशेंट के पाँव सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं। रिस्क में डायबिटीज़ में पाँव ज़्यादा रिस्क में क्यों होते हैं? क्योंकि पाँव में सबसे ज़्यादा कम ब्लड जो है वो पाँव की तरफ जाता है। ठीक है, जब ब्लड सप्लाई पाँव में कम हो जाएगी डायबिटीज़ की वजह से, तो उसको डायबिटिक फुट अल्सर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस तरह से हम जितने भी डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, मोस्टली टाइप 2 डायबिटीज़ के, तो हम उनको कहते हैं कि आप शूज़ पहनकर चला करें। जहाँ पे भी आप जाएं आपको शूज़ पहने हुए हों, ताकि आपको अगर कोई कांटा या कोई पत्थर या कोई भी ऐसी चीज़ लगे जिसकी वजह से आपके पाँव में ज़ख्म हो जाए, तो वो ना हो। ठीक है, उसको हम मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि उसको कोई पाँव में ज़ख्म ना हो। अगर तो पाँव में ज़ख्म होता है तो ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हुआ होता है पहले ही, तो वो भर नहीं पाता। जब वो भर नहीं पाता तो वो धीरे 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 खराब होता जाता है, और वो फिर जब ज़्यादा खराब हो जाता है तो फिर या तो गैंग्रीन होती है या फिर कैंसर भी हो सकता है, जिसकी वजह से एम्पुटेशन एक और वर्ड है जो हम यूज़ करते हैं कि पाँव का काटना। उस पेशेंट का हम पाँव काट देते हैं ताकि वो डिजीज़ जो है वो बाकी ऑर्गन्स में ना फैले और उसको वहीं से हम ख़त्म कर सकें। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर, मैम नाजिया हमारे साथ थी। और जी सर दूसरा क्वेश्चन। यस सर, सर। जी जी, पूछें। सर मैं ये कह रही थी कि डायबिटीज के पेशेंट्स को हार्ट अटैक के ज्यादा चांसेस हो सकते हैं कि नहीं? मतलब मैंने सुना है बिल्कुल ऐसा। हो सकते हैं, हो सकते हैं। देखें, हार्ट की डिजीज, डायबिटीज जब होती है तो हार्ट की डिजीज जो है ना वो ज़्यादा इंक्रीज होती हैं, चांसेस ज़्यादा होते हैं। डायबिटीज जब होती है तो आपको, उस पेशेंट को ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, उसको कार्डियोवास्कुलर डिजीज, मेन के हार्ट डिजीजेज भी हो सकती हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक क्यों होता है? कि हार्ट को प्रॉपर ब्लड ब्लड सप्लाई नहीं होता। ठीक है, वहाँ पे कोई ऐसी ब्लॉकेज हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड जो है ना हार्ट को सप्लाई नहीं हो पाता, और हार्ट के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और जो है ना वो रिलैक्स सही से नहीं हो पाते, जिसकी वजह से हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हार्ट का काम पंप करना है, अगर वो पंप सही से नहीं कर सकेगी और उसको ब्लड सही से नहीं पहुंचेगा तो ऑब्वियसली वो हार्ट अटैक होगा। तो इस वजह से, डायबिटीज़ की वजह से ये हार्ट अटैक हो सकते हैं। आर यू क्लियर? जी, आप में से यस सर, किसी थैंक यू सो मच सर। ओके जी। जी, आप में से किसी भी पार्टिसिपेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, उस से क्वेश्चन कर सकते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जिन लोगों को आपने भी बताया ना, जो डायबिटीज होती हैं वो मोस्टली फीमेल्स में होती हैं और प्रेगनेंसी में है, तो आपने कहा कि लेकिन मोस्टली फीमेल्स के अंदर ना प्रेगनेंसी के बाद भी जो है वो डायबिटीज होता है, इसकी क्या रीजन होती है और अगर इसको होने से कैसे बचाया जा सकता है? प्रेगनेंसी के बाद भी हो जाती है कुछ पेशेंट्स को। जी मारिया, आप अपना यही क्वेश्चन है सर देखिए, मेरा आपने आप? कहा था कि डायबिटीज होती है वो मोस्टली जो है वो फीमेल में होती है और उनमें प्रेगनेंसी में होती है, आपने ऐसे ही कहा था ना? मेरा जी क्वेश्चन है जी। आपसे कि जो डायबिटीज होती है ये मतलब
आफ्टर प्रेगनेंसी उनके साथ ही होती है, मतलब वो वहां पे रुकती नहीं है। तो हम किस तरह जो है वो, इसकी रीजन क्या होती है कि वो क्यों बाद में उनके साथ होती है, और हम इसको किस तरह जो है वो होने से बचा सकते हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो हमें ये फाइंड आउट करना होता है कि प्रेगनेंसी के बाद तक वो गेस्टेशन डायबिटीज़ है भी या नहीं। ठीक है, गेस्टेशन डायबिटीज़ जो है वो सिर्फ प्रेगनेंसी में होती है। तो हमें सबसे पहले ये डायग्नोस करना होगा कि डायबिटीज़ अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी के बाद भी है तो वो कौन सी है। अगर तो वो गेस्टेशनल है, क्योंकि ये बहुत रेयर होता है ऐसा कि किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी के बाद भी गेस्टेशन डायबिटीज़ हो, तो उसका ट्रीटमेंट फिर हम उस कंडीशन पे डिपेंड करता है कि अगर उसको टाइप 2 या टाइप 1 में से कोई और डायबिटीज़ भी साथ में थी और गेस्टेशन भी हो गई, तो फिर हम उसको जो है ना उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अदरवाइज ऐसे होता नहीं है, जैसे आपने कहा कि प्रेगनेंसी के बाद भी वो गेस्टेशन डायबिटीज़ चलती है, ऐसा नहीं होता। ऐसा बहुत बहुत रेयर होता है, मीन्स कि यूँ समझे कि 1 to 2% पेशेंट्स को ऐसा होता है। तो अगर तो ऐसा पेशेंट्स को होता है, फिर हम उन पेशेंट्स की जो है ना प्रॉपर हिस्ट्री लेके कब से हो रही है, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, फिर हम साइन एंड सिम्टम्स को भी देखते हैं और फिर उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं। लेकिन ये ट्रीटेबल है, ये टाइप 2 की तरह नहीं है कि सारी ज़िंदगी मेडिसिन लेनी पड़ेंगी या आपको जो है ना डाइट मॉडिफिकेशन रखनी पड़ेंगी, आपको प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे, इस तरह का केस नहीं है इसमें। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम। जी आप में से किसी और और बच्चे कोई का? क्वेश्चन? जी सर। जी देखिए किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं। जी जल्दी से बता दें, हमारी इस मीटिंग का टाइम जो है वो एंड होने वाला है, तो आप में से किसी का कोई भी क्वेश्चन है अनम्यूट करें खुद को और क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। सर एक अगर क्वेश्चन। आपको अभी कोई क्वेश्चन, जी जी आप पूछें फिर मैं सर बताता हूँ। सर एक क्वेश्चन आया है चैट में कि शीट फॉर बच्चा जो बहुत छोटा बच्चा होता है उसको भी डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि वो तो कुछ भी खा वगैरह नहीं रहा ना, तो फूड वगैरह का सीन उसके साथ तो नहीं है। देखिए, जब बच्चे होते हैं ना उनको टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि डॉक्टर्स कहते हैं कि जब ये 18 साल तक की एज का हो जाएगा तो इसकी डायबिटीज खुद ही खत्म हो जाएगी, लेकिन तब तक हम उसको मेंटेन करते हैं अगर तो उसको डायबिटीज है। ये टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में हो सकती है। ठीक है, सर जब वो 18 साल का हो जाता है तो क्या उसकी जो बॉडी सेल्स होते हैं वो उनके अंदर क्या कोई एबिलिटीज बदल जाती हैं या उसका क्या सीन होता है? देखिए जी, जो बच्चा होता है वो डेवलपिंग फेज में होता है, उसकी हर चीज़ डेवलप हो रही होती है। ठीक है, तो इसी तरह से जब एक बच्चा 18 साल का होता है, इवन आपका जो ब्रेन है बच्चे का वो भी 18 साल तक फुली डेवलप हो जाता है। तो जो इंसुलिन का जो ऑर्गेन है पेनक्रियास वो भी फुली डेवलप हो जाता है, उसकी सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। तो फिर वो प्रॉपर तरीके से अपनी फंक्शनिंग शो करते हैं, और जब वो अपना काम सही से करते हैं तो इस डायबिटीज़ से हमें उस पेशेंट को जो है ना वो निजात मिल जाती है। ये सीन होता है बेसिकली। ऑलराइट सर। सर सर ये छोटे बच्चों से कैसे पता चलेगा कि छोटा बच्चा है, इसको डायबिटीज के सिम्टम का वो तो बताने के काबिल भी नहीं होता, तो हम लोग कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? जो 1 साल का हो या 6 माह का हो या 2 माह 2 साल का भी हो, तो हमें कैसे पता देखिए चलेगा कि डायबिटीज है? देखिए जी, कुछ सिम्टम्स होती हैं, कुछ साइंस होती हैं, कुछ पेशेंट बताता है और कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व हम क्या करेंगे, बच्चे को यूरिन बार बार आएगा। ठीक है, उसको भूख ज़्यादा लगेगी, वो बार बार वो जो है ना अपनी माँ की तरफ लपकेगा। तो इस तरह की इन कंडीशन को थोड़ा डायग्नोस करना मुश्किल होता है, लेकिन जब इस तरह का केस होता है तो माँ को पता ऑब्वियसली चल जाता है। तो फिर वो जब डॉक्टर से कांटेक्ट करती है तो डॉक्टर इसी तरह से ग्लूकोमीटर के थ्रू उसका जो है ना वो ब्लड शुगर लेवल चेक कर सकता है और इस तरह से हमें पता चल सकता है। ठीक है, ठीक है सर। और सर अगर बच्चा यूरिन वगैरह करे तो उसके यूरिन पे जो बकरे वगैरह हैं वो आ जाए, तो इससे ये भी साइड होता है शुगर का कोई बच्चों का? ये बहुत कम होता है ऐसा। ये जो कहते हैं ना लोग कि अगर यूरिन पे जो है ना इस तरह के आ जाते हैं कुछ मक्खियाँ या मकोड़ियाँ, तो ये लोग कहते हैं कि यूरिन में शुगर जो है ना वो होता है। तो इस तरह बहुत कम होता है, ज़्यादा केसेस में ऐसा नहीं होता, और ये लाजमी भी नहीं है कि बाकी में शुगर हो तभी आता है। ठीक है,
नहीं सर, जो यूरिन में शुगर होता है, शुगर टेस्टिंग के लिए तो दो चीज़ें नहीं यूज होती है, यूरिन और ब्लड। तो अगर यूरिन में हो शुगर तो उसमें ये मकरों वाला सीन नहीं होता, चाहे वो एडल्ट हो या बच्चे हों? ये सीन होता है, लेकिन उसके साथ साथ हम ब्लड टेस्ट भी लेते हैं। अगर रीडिंग ज़्यादा है और यूरिन में, ऑब्वियसली जब रीडिंग ज़्यादा होगी तब यूरिन में शुगर आएगा, अगर नहीं होगी तो फिर नॉर्मल होगा। फिर अगर मकोड़ियाँ या ये चीज़ें आती हैं तो अभी कोई इशू नहीं है, अगर आपकी रीडिंग नॉर्मल है तो। क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि यूरिन में ब्लड शुगर जो सॉरी यूरिन में शुगर शो हो रही हो लेकिन ब्लड में शुगर शो ना हो रही हो, तो ऐसा भी होता है कि? हो सकता है, बहुत सारी रीज़न है इसकी। देखें, कोई भी चीज़ हम 100% श्योर होके नहीं कह सकते इस तरह की डिजीजेज में। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी रीडिंग हाई हो और आपको शुगर ना हो, किसी वजह तो से फिर आपने जी मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा खा ली हों और थोड़ी देर के लिए आपकी रीडिंग जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई हो, और आप डॉक्टर ये कह भी दे कि आपको शुगर हो, लेकिन कुछ टाइम के बाद जब वो कंपेंसेट हो जाता है तो आपकी रीडिंग अगेन नॉर्मल आ जाए। इस तरह से हो सकता है। इसका मतलब ऐसा कि शुगर डायग्नोज होने के लिए ब्लड में शुगर होना लाजमी है, यूरिन से हाँ जी, खाली डायग्नोज नहीं कर सकते? बिल्कुल। चलें ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ओके जी, वेलकम। जब इसे देखा जाए तो और यूरिन में शुगर होना कोई प्रूफ, सॉलिड प्रूफ इसलिए भी नहीं है कि यूरिन तो बॉडी से एक्सपेल हो रहा है ना, तो वो तो एक एक्स्ट्रा चीज है जो आपकी बॉडी से निकल रही है। तो अगर वो शुगर एक्स्ट्रा थी और बॉडी से एक्सपेल हो गई है ऑलरेडी, तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी क्लीन है। तो जरूरी नहीं है कि बॉडी में बिल्कुल यूरिन में अगर शुगर होगा तो आपको शुगर है, ये जरूरी नहीं है। आपके ब्लड जो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी सर्कुलेट कर रहा है उसमें जो है वो शुगर के पार्टिकल्स होना ज्यादा जरूरी है। ऐसा ही सर? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। So nice of you, sir, and thank you so much. It was a great webinar, very informative. We enjoyed a lot. Thank you so much for your time, sir. थैंक यू सो मच जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। Jazakallah, तो sir. मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर किसी वेबिनार में मिलेंगे। तब तक अपना और अपने लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, Jazakallah, sir. Thank you so much. अल्लाह ओके सर, थैंक हाफिज़। यू। अल्लाह हाफिज।